बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे, हंस रहे होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे। अल्लाह पाक आप सबको इसी तरह हंसता मुस्कुराता रखे, आमीन सुम्मा आमीन। नाजरीन, यही मेरी वो दिल से दुआ जो डेली आप लोगों के लिए लेकर आती हूँ, क्योंकि दिल से जो दुआ निकलती है, बात निकलती है, वो असर रखती है। मैं हूँ आप लोगों की होस्ट, आपकी दोस्त, आप सबकी फेवरेट कहकशा फैसल, और आप लोग मुलाहिजा फरमा रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। जी हाँ जनाब, मुस्कुराती सुबह का आगाज़ हो चुका है, और जब तक हमारे मेहमान नहीं आते, आज हमारा जो है वो गप्पों वाला सेशन स्टार्ट हो गया है। और ये जो होता है, आप लोगों को पता है कि मेरा और आपका मोस्ट फेवरेट होता है ये सेशन, क्योंकि इसमें मैं अपने दिल की बातें आप लोगों से करती हूँ। दिल की बातें मुझे लगता है कि कह देनी चाहिए, दिल में कुछ रखना नहीं चाहिए। अगर आप अपने दिल की बात अपने प्यारों से, अपने अपनों से कर देते हैं, या दिल में कुछ रखते नहीं हैं, तो उससे एक तो आप वैसे खुश रहते हैं, आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरती है। और अपनों को अपना दुख बताने से या दिल की बात बताने से, मतलब ज़रूरी नहीं है कि अगर आप दिल की कोई बात बता रहे हैं तो वो दुखी बात हो। कोई ऐसी भी बातें होती हैं जो आपका दिल चाहता है कि आप किसी अपने को बताएं, या अपने किसी दोस्त को बताएं, या अपने किसी अहबाब को बताएं। अब दोस्तों की भी कैटेगरी होती है। कुछ दोस्त आपके जो हैं वो बचपन के बहुत प्यारे दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जो नए नए आप बनाते हैं। अच्छा, बहुत से लोग जो है ना वो नए दोस्त बनाते हुए बड़ा कतराते हैं। मतलब उन्हें लगता है कि दोस्त, पता नहीं आजकल का ज़माना कैसा हो चुका है, अब दोस्त बनाना नहीं है, हर कोई जो है वो पीछे खंजर लेके खड़ा है, कभी भी छुरा घोंप सकता है आपकी पीठ में। मुझे ये बातें कहीं ना कहीं सही भी लगती हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इनमें कोई सदाकत नहीं, क्योंकि दोस्ती आपको मुझे लगता है हर किसी से कर लेनी चाहिए। हाँ, भरोसा करते हुए अगर आप मोहतात रहना चाहते हैं तो ये आपकी अपनी जो एक वो सोच है कि आप भरोसा करें या ना करें, लेकिन भरोसा ना हो और वो दोस्ती, फिर दोस्ती क्या कहलाएगी? तो आप लोग मुझे लगता है जो भी अपनी ज़िंदगी में जिस तरह भी गुजारना चाहते हैं, लेकिन दोस्तियाँ करना अच्छी बात होती है। कुछ लोग होते हैं, ओ माय गॉड नाइस, ये देखें लाइव शो करते करते अगर ये इयररिंग ना गिरे तो क्या आप लोगों को मज़ा आएगा? नहीं आएगा ना। तो इट्स ओके, ये गिर गया स्टॉपर। आज मुझे मेकअप रूम से ही तंग कर रहा था, मैं इतनी अच्छी बातें कर रही थी और अचानक से इसने मुझे डिस्ट्रैक्ट कर दिया। वेल इट्स ओके। मैं ये आप लोगों को बता रही थी कि दोस्ती का जो है वो अपना ही एक मज़ा होता है। दोस्त बहुत ज़िंदगी में इंपॉर्टेंस रखते हैं। अगर आपको मैं दोस्ती की अहमियत बताने लगूँ तो मुझे ये लगता है कि अगर मैं कहीं पर भी जाती हूँ, मतलब मैं अगर किसी की आदत के लिए हॉस्पिटल जा रही हूँ, या किसी से कहीं मिलने जा रही हूँ, किसी मीटिंग पर जा रही हूँ, तो वहाँ पर अगर कोई अच्छी लड़की मुझे मिली या उससे मेरी अच्छी बात हो गई तो मेरी दोस्ती हो जाती है। और लोग ये कहते हैं कि यार इतना इजीली, और जब से मैं ये होस्टिंग के शोबे में आई हूँ, जब से मैं होस्ट बनी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, अब तो ऐसा हो गया कि कहीं मेरे बराबर में कोई बैठा हुआ खामोश है ना, तो मुझे होता है कि क्यों ये खामोश क्यों है, मतलब मैं इनसे बात करूंगी। और जब मैं बात करती हूँ तो पूरी ये कोशिश करती हूँ कि यार जो सामने वाली बंदी है या बंदा है, तो कुछ ऐसी बात कर जाऊँ जिससे उनकी जो है वो दिल में ऐसी खुशियों की लहर दौड़ जाए, या उनकी ज़िंदगी में कोई परेशानी हो। और ये एक कुछ लोग होते हैं जिनको देखते ही आपको पता चल जाता है कि यार ये खुश है या इनकी ज़िंदगी में कोई प्रॉब्लम है। मैं अगर किसी को देखती हूँ तो मुझे पता चल जाता है कि कुछ गड़बड़ है, कोई प्रॉब्लम है। ऐसे ही मैं कल हॉस्पिटल गई थी किसी की आयादत के लिए, वहाँ पर वेट कर रही थी क्योंकि जब टाइम नहीं हुआ था मिलने का, तो वेट कर रही थी अचानक से एक मुझे लड़की मिली। तो मेरी आदत है कि मैं जो है वो बातें करना शुरू हो जाती हूँ। तो मैंने उनको देखा, मैंने कहा थोड़ी देर, तो मैंने कहा चलो थोड़ी देर चुप रहती हूँ, वैसे भी नहीं है ना फ़ौरन से शुरू हो जाओ। हर कोई ये समझता है कि क्यों फ्री हो रही है। आजकल तो एक बड़ा मसला है ना, हमारे यहाँ लोग डरते हैं कि भाई यार ये क्यों हमसे बात कर रही हैं, ऐसी क्या बात है, क्यों बात करी। जब मैंने उनसे बात करना शुरू की तो पहले तो वो थोड़ा नर्वस हुई, थोड़ा सा उनको ऑकवर्ड फील हुआ, फिर उसके बाद वो ज़रा सेट हो गई। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे बताया कि हाँ, मैंने उनको देखते ही फ़ौरन से पहले नाम वगैरह पूछ के बोला, मैंने कहा आप स्ट्रेस में हैं, आप क्यों इतना परेशान हैं? तो उन्होंने कहा नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है। मैंने कहा नहीं, मुझे आपको देख के ये वाइब बहुत ही जो है वो स्ट्रॉन्ग वाइब आई है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ मसला है या कुछ गड़बड़ है। आप मुझे ना बताएं, लेकिन ये कि आप क्यों इतना स्ट्रेस में, स्ट्रेस ज़िंदगी के लिए, आपकी लाइफ के लिए अच्छा नहीं होता। फिर उसने मुझे खैर बताया कि कुछ ससुराल की प्रॉब्लम्स हैं, ये है वो है। मैंने फिर थोड़ी सी काउंसलिंग करने की कोशिश की, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरी बातों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें होती हैं जो सामने वाले का दिल हल्का कर देती हैं। और ये भी पता है बहुत सवाब का काम है। अगर आपको कोई परेशानी में लग रहा है, उससे दो अच्छे मीठे बोल अगर आप बोल देते हैं, तो वो सामने वाला बंदा जो वो थोड़ी देर के लिए अपनी परेशानियां भुला देता है, और वो आपसे बातें करने में इतना मशगूल हो जाता है कि वो एंड ऑफ द डे, मतलब जब वो जा
रही थी मैं, मेरा जो जाने का टाइम हो गया था, उसके बाद जब तक मुझे ऐसा लगा कि उस बंदी का स्ट्रेस जो है वो कम करने में मैंने अपनी जो पूरी जो कोशिश की थी वो मैं पूरी कामयाब हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। वो बिल्कुल सैड, हंसने लगी, बातें करने लगी। और मुझे ये लगता है कि जहाँ जहाँ आपको नेकियों का मौका मिले आप किसी के लिए कुछ ना कुछ कर जाएं, क्योंकि आपको नहीं पता कि आप, और मेरा ये बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि दुनिया में आप अगर किसी से मिलते हैं ना, जैसे कोई कहीं किसी से मुलाकात हो रही है, कोई आपको मिला, कहीं पे आप रास्ते में जा रहे हैं, किसी से आपकी बात हो गई या कोई ना कोई कनेक्शन जो जुड़ता है, हर चीज़ प्लान है दुनिया में। अल्लाह पाक ने हर चीज़ प्लान की हुई है। आपका किसी से मिलना, आपका किसी से मुलाकात करना, आपको कोई कॉल आ जाना या आपसे कोई बात होना, वो ऐसे ही फालतू में नहीं होता कुछ भी। वो बाद में जब आप जो है ना चीज़ों से, वो कहते हैं ना कड़ियों से कड़ियाँ जोड़ते हैं, फिर आपको लगता है कि हाँ यार मैं इस बंदे से इस तरह इस बात के लिए तो नहीं मिली थी, लेकिन वो जो है वो कहाँ से कहाँ कनेक्शन जुड़ा, फिर उन्होंने कहाँ से आपको बुलाया, वहाँ से कोई कॉल आ गई काम के हवाले से। तो मैंने तो अपनी ज़िंदगी में ये देखा है। वैसे तजुर्बा जो है मेरा खासा इतने सालों का नहीं है, 16 साल की मैं अपने आप को कहती हूँ, लेकिन एज इज़ जस्ट अ नंबर। एज एक मजाक का ये बात है, क्योंकि मुझे लगता है कि आप ऐसे चुटकुले छोड़ते रहेंगे तो आपकी ज़िंदगी जो है वो अच्छी गुजरेगी। और मैं इसी फंडे पे अमल करती हूँ। आप लोगों को मैं बताऊँ कि मैं जो है वो मतलब फजूल की चीज़ों में पढ़ना चाहती ही नहीं हूँ कभी भी ज़िंदगी में। मैं यही सोचती हूँ कि बस अल्लाह पाक ने ज़िंदगी दी है, आप अच्छे काम करते चले जाएं, लोगों की मदद करें जितना आपसे हो सकता है। हर किसी की मदद करने के लिए आप हमेशा अवेलेबल रहें। और ये जज्बा अगर आपके अंदर होता है ना, मतलब मैंने देखा है कुछ लोग अब आजकल ऐसे हो गए हैं कि अगर आप उनसे ये कहना कि यार ये काम मेरा छोटा सा काम है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ पर लाके आप लोग उसको दे दें, उसके लोग डरते हैं। मतलब इस वजह से भी डरते हैं कि यार पता नहीं वो चीज़ जो होगी या जो ये पैकेट देने वाला उसको पता नहीं क्या होगा। ये बातें भी दुरुस्त हैं, ऐसा भी होता है कि आप इस तरह के कामों से इज्तनाब लग करें, लेकिन जो कोई ऐसी काम है जो आपको लगता है कि इसमें कोई खतरे वाली बात नहीं है, ये मैं कर सकता हूँ अपनी ज़ात से, तो वो आप कर जाएं। क्योंकि अगर जब हम सोचने में टाइम ज़ाया कर देते हैं ना कि नहीं यार नहीं भाई पता नहीं क्या बात है क्या नहीं, वो हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है और फिर आपकी जो नेकियां होती हैं वो आप अपना मौका ज़ाया कर देते हैं। ये पता है कॉइन्स होते हैं, ये हम अपने कॉइन्स जो है ना अपनी आखिरत के लिए जमा कर रहे हैं, पता नहीं कितने कॉइन्स होते हैं। और जो हम ये जो गीबत करते हैं, ये बैठ के किसी की बुराई कर देना, इसकी कर देना, उसकी कर देना, ये अपने हम जो कॉइन्स हैं वो हम खुद से ज़ाया करते हैं और दूसरे बंदे के अकाउंट में वो जमा करवाते हैं। तो ये जो चीज़ें हैं, गॉसिप का जहाँ तक मसला है, गीबत की प्रॉब्लम जो है वो ख़वातीन गॉसिप ज़्यादा करती हैं, लेकिन कोशिश यही किया करें कि बस दुआ हर किसी अल्लाह पाक से यही किया करें कि अल्लाह पाक हर किसी को हिदायत दे, क्योंकि आजकल नफ्सा नफ्सी का बहुत ज़्यादा दौर है। दोस्त जो है वो आपको बड़ी मुश्किल से मिलते हैं, मुखलिस मिलते हैं। मुखलिस मिलना बहुत मुश्किल बात है। पहले ज़माने में जो दोस्तियाँ हुआ करती थी, मैं अपने अब्बा के ज़माने की अगर दोस्ती की बात करूँ तो मेरे अब्बा तो हयात नहीं है, लेकिन मेरे अब्बा के जो दोस्त हैं वो जहाँ भी हमें मिलते हैं आज तक इतनी शफकत से वो पेश आते हैं और हमें ये लगता है कि यार उस टाइम की दोस्तियाँ कितनी अच्छी हुआ करती थी, उस टाइम के दोस्त जो है। और वैसे भी एक बात बड़ा दिमाग में आई है अचानक से, ख़वातीन की दोस्तियों में और मर्द हजरात की दोस्तियों में बहुत फ़र्क होता है। ख़वातीन की जो दोस्ती होती है उसमें कुछ ख़वातीन तो इतनी अच्छी होती हैं कि वो बिल्कुल अपने दिल से जो है वो अच्छे से मिलती हैं, एफर्ट करती हैं। कुछ दोस्तें जो ऐसी होती हैं वो अचानक से कहती हैं कि आप जो है अब ब्रेक ले लें। मेरी बातें जो हैं वो चल रही होती हैं और ये अदील भाई को कुछ होता है कि क्या कशा बस कितना बोलोगी, क्यों इतना क्यों बोल रही हो, थोड़ा सा पानी वानी पियो। हम आते हैं ब्रेक से, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, कंटिन्यू करते हैं, देखते रहिए मुस्कुराते सुबह। वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराते सुबह। आपकी मुलाकात करवाएंगे हम आज डॉक्टर मुनीर साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डॉक्टर साहब? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं, खैरियत से हैं। आपको खुशामदीद कहते हैं मुस्कुराते सुबह। खैर माशाअल्लाह, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, नाम भी बहुत अच्छा रखा है आपने। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, इतने दिनों से आप आ रहे हैं, आपने आज पहली बार तारीफ की है, दिस इज नॉट फेयर। आपको पहले ही दिन तारीफ कर देनी चाहिए थी। ओके हमारी जो तारीफ होती है ना वो दिल से होती है। थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट डॉक्टर साहब, अप्रिशिएटेड। डॉक्टर साहब मैं ये चाह रही थी कि आज जो है गर्मियों में बहुत ज़्यादा मसला होता है डायरिया का, क्योंकि बच्चे हों चाहे बड़े हों चाहे घर के हमारे बुजुर्ग हजरात हों, कोई भी ऐसी चीज़ अगर खा लेते हैं या तो बाहर का खाना खाने की वजह से हो जाता है, लेकिन समझ नहीं आता, और डायरिया अगर एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है तो फिर उसको किस तरह से क्योर करें, ज़रा काइंडली इस पर रोशनी डालिए। जब एक्सट्रीम लेवल पे चले जाता है ना तो मैंने बड़ी अमवात देखी है। अच्छा, पब्लिक इंतज़ार करती रहती है कि हाँ भाई ORS दे रहे हैं, फलां ठीक है, ठीक हो जाएगा घर में, और होता नहीं है। और बाय द टाइम वो इंतज़ार करते, जब इंसान कोलैप्स करते हैं तो भागते हुए लाते हैं। तो बाद ऑफ इन एक्सट्रीम शॉक, नो ब्लड प्रेशर, नो पल्स, डेड ऑन अराइवल।
Oh my God. हाँ, तो ऐसा ये हमारे लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, हमेशा हर चीज़ में आखिरी मिनट तक इंतज़ार करेंगे बिल्कुल। और फिर भागेंगे एंड देन इट्स टू लेट। फिर डॉक्टर को भी बदनाम करते हैं, इसमें डॉक्टर का क्या कसूर है? बिल्कुल। वो इंसान घर पे बैठे हुए जा ही नहीं रहे, और जब सूरत हाल बिल्कुल बिगड़ गई, हाथों से निकल गई तो भागे। तो ये सबसे पहले सफाई 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 सफाई, सफाई निस्फ़ ईमान है। बेशक। और ये कि बासी खाना ना खाएं ज़्यादातर, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिसिटी जाती है जी। तो खाना गरम ठंडा होता ही रहता है, उसमें जरासीम की परवरिश की बड़ी वो होती है ना। इसके अलावा हमारे यहाँ हैंड वॉशिंग नहीं है। बिल्कुल। अमीबियासिस हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है। फिर एक शिगेला एक बैक्टीरिया होता है, शिगेलोसिस है। फिर जैसे टाइफाइड का बैक्टीरिया है ना, साल्मोनेला, तो साल्मोनेला का एक तो टाइफाइड होता है, एक पैराटाइफी होता है, एक टाइफीमोरियम, और ये साल्मोनेला गैस्ट्रोएंटेराइटिस भी होता है, जो कि ये टाइफाइड की एक जरासीम की किस्म है, जो कि टाइफाइड नहीं होता लेकिन वो फूड पॉइजनिंग करता है। तो स्टैफ है, बहुत सारी चीज़ हैं। 2 टाइप के फूड ऑर्गेनिजम्स होते हैं, टॉक्सिन्स होते हैं, खाने में टॉक्सिन्स पड़ गए ना, ओके, तो उससे हो गए, और बास बैक्टीरिया से होते हैं। कॉलेरा हमारे तीसरी दुनिया में अभी तक बहुत बड़ी वबा है जी, विब्रियो कॉलेरा, ओके, और बड़ी तादाद में लोगों की अमवात होती थी, वहीं से ORS की जादू हुआ है। अच्छा, क्योंकि जब वो इतनी पानी की तरह इसाल हो रहा है तो फौरन दिया जाता है कि ORS पिलाते जाओ। अच्छा, ठीक है। तो ये सफाई बहुत ज़रूरी है। एंड अब ये चीज़ें हमारे यहाँ नहीं है, लैकिंग है। बिल्कुल। फिर हेपेटाइटिस A भी ट्रांसमिट होता है गंदे पानी से। ओह माय गॉड। तो हेपेटाइटिस A भी बहुत लोगों की यरकान होता है। लेकिन हेपेटाइटिस A की वैक्सीन है, लेकिन महंगी है। 2000 पहले थी 800 की, अब 2000 से भी ऊपर चली गई। तो मीनिंग, अब दूसरी बात ये कि डॉक्टर भी बताते नहीं ना हेपेटाइटिस A की वैक्सीन का। मैं तो हर एक मरीज़ को बताता हूँ कि आपके बच्चे हैं तो हेपेटाइटिस A की वैक्सीन लगवा दें इनको। ठीक है, तो ये जो बच्चों का बर्थ कार्ड होता है वैक्सीनेशन का, उसके अंदर मेंशन नहीं होता? नहीं, ये मेंशन नहीं होती। ओके, तो ये डॉक्टर ही प्रिस्क्राइब करेंगे जब ही लग सकती है? क्योंकि ये WHO की उसमें नहीं आती है। ठीक है। जो इनका एक्सपेंडेड EPI होता था, प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, ये तो 40 साल पहले से चला है और बहुत अच्छा चला है, उन्होंने बहुत ही अच्छा चला है। लेकिन ये इसमें चूँकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते ना कि दुनिया की 1 अरब आबादी को आप हेपेटाइटिस A का वैक्सीन भी लगाएं। बिल्कुल। अब पब्लिक हुकूमतें खुद तो करती नहीं है, वो कहती है सब कुछ हमें WHO यूनिसेफ दे, जी, तो वो भी मुमकिन नहीं है। बिल्कुल, वो भी मुमकिन नहीं है। अपने लिए खुद कुछ भी खुद करना पड़ता है। और डॉक्टर साहब, डायरिया का मैंने जिक्र किया। बेसिकली जो लोग देख रहे हैं, हमारा जो ऐसा मुतवस्सित तबका है जो देख रहा हो हमारा चैनल, तो डायरिया की बेसिकली क्या तारीफ है? डायरिया कहते किसको है? इसाल हो जाता है, मीनिंग एक इंसान एक दफ़ा बाथरूम जाता है तो एक की जगह 5 दफ़ा चला जाता है ना। लूज मोशन का होना, मोशन हो जाए, पेट में मड़ोर होना, और जब इसाल के अंदर खून आए तो वो डिसेंट्री बन जाता है। ओह माय गॉड। तो इसकी सबसे बड़ी कॉमन ये अमीबियासिस है। ठीक है। तो हमारे अमीबियासिस बहुत है। तो अमीबियासिस से ये होता है कि बाज़ दफ़ा ये जिगर में भी जाके बैठ जाता है, पीप का गोला बनाता है, इसे कहते हैं अमीबिक लिवर एब्सेस। ओके। अभी भी कॉमन है, लोग सर्दी के साथ बुखार के साथ आते हैं और समझ में नहीं आ रहा होते लोगों के कहाँ से बुखार चढ़ रहा है ना, और लगाए जा रहे हैं सेफ्ट्राइक्सोन और सिप्रोफ्लॉक्सासिन लगाए जा रहे हैं, आराम ही नहीं आ रहा, और सर्दी से बुखार ख़त्म नहीं होता। तो हमेशा क्लिनिकल एग्जामिनेशन करना है चाहिए जिगर का ना। ठीक है। टेंडर है तो एक निशानी है कि अमीबिक लिवर एब्सेस ना हो। ओके। फिर आजकल तो अल्ट्रासाउंड के वजूद में आ गया, हमारे ज़माने में तो सब क्लिनिकल होता था। अल्ट्रासाउंड से बड़े आराम से तशखीस हो जाती है। ठीक है। तो उसको फिर ये कि आप मेट्रोनिडोल IV लगाते हैं और फिर आप यहाँ से सुई डालें। अल्ट्रासाउंड गाइडेंस, हमारे ज़माने तो हम ब्लाइंड करते थे। ओके। हाँ, तो नहीं, कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ आज तक। माशाल्लाह। तो एंकोवी सॉस किस्म का ब्राउनिश फ्लूइड आता है बाहर। ओके। ये भी ऐसा भी होता है? बहुत होता है, ख़ास तौर पे मैं समझता हूँ अभी भी पसमानदा इलाकों में बहुत होता होगा, और तशखीस भी नहीं होती होगी। हाँ, और वो इसी चीज़ को लेकर अब दुनिया से भी चले जाते होंगे, पता नहीं चलता। पता नहीं चलता, बहुत सारी चीज़ें पता नहीं चलती। अल्लाह रहम। जैसे अभी हमने जिक्र किया था ये क्या बड़ा निगलेरिया चला हुआ है, तो निगलेरिया कितने लोगों को हुआ होगा, चले गए होंगे, गर्दन तार बुखार में आ गया, मेनिंजाइटिस में, वायरल या बैक्टीरियल, आगे किसी ने सोचा नहीं।
بالکل اور ویسے تشخیص کے بھی اتنے وسائل ہمارے پاس نہیں ہیں. نہیں ہے. کوئی اگر اتنا زیادہ انٹیلیجنٹ ہوگا جس کو لگے گا کہ کوئی گڑبڑ ہے, کیونکہ لوگ تو نارملی یہی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ سر میں درد ہو رہا ہے تو پین کلر کھا لو ٹھیک ہو جائے گا. ہمارے یہاں سیلف میڈیکیشن کا بھی تو بہت زیادہ انٹیلیجنٹ ہونے کے باوجود بھی اگر ڈاکٹر کو بھی اویئرنیس ہے بھی تو وہ وسائل نہیں ہے ہمارے پاس. کب تک چیزیں جو ہے ڈاکٹر صاحب ایڈوانس ہوں گی؟ دنیا تو بہت آگے جا چکی ہے. جب تک ہم اپنا تعلیمی نظام درست نہیں کریں گے نا. میرٹ ہونی چاہیے. ہمارا ملک میرٹ پہ کہاں چلتا ہے, سفارش پہ چلتا ہے. بالکل ایک بالکل جانو جرمن قسم کا انسان آ کے بیٹھ جاتا ہے ڈائریکٹر. جانو جرمن, آپ نے ڈرامہ دیکھا ہوگا جی. وہ ابھی بھی پاکستان بالکل وہی ہے جو جانو جرمن پہلے تھا. اب اس سے بڑے جانو جرمن آ گئے ہیں. او مائی گاڈ. مطلب وہی جو آپ نے سفارش کہا, پرچی سسٹم. ہاں اب میرے میں قابلیت نہیں ہے نا, پرچی ہے میرے پاس, میں آ کے بیٹھ گیا دوسرے 10 لوگوں کے سروں پہ. اللہ پھر مجھے ایک بہت بڑا کمپلیکس ہوگا کہ سامنے والا مجھ سے زیادہ قابل ہے, میں اس کو آنے نہیں دوں گا. تو یہی المیہ ہے کہ ہمارے ملک میں باہر سے لوگوں کو جو واقعی قابل ہوتے ہیں نا ٹکنے نہیں دیتے جی, آنے بھی نہیں دیتے. یہ صرف ڈاکٹری میں نہیں ہے, میں نے پوچھا ہے لوگوں سے, انجینئرنگ میں بھی ہے, ہر فیلڈ میں ہے, کامرس میں ہے. اچھا. they won't let the merit come in. اوکے. لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ جو لوگ ان پڑھ ہوتے ہیں وہ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں, لیکن پڑھے لکھے لوگوں میں بھی یہ ہوتا ہے. بہت زیادہ ہوتا ہے. اوکے. اچھا کام جو کر رہا ہوتا ہے اس کو ٹکنے نہیں دیا جاتا. میں آپ کو اگزامپل دوں, نام نہیں لوں گا کہ نام غیبت ہو جاتی ہے. جی. میں نے FCPS پارٹ 1 جس دن پاس کیا نا, 85 میں کیا تھا میں نے. ٹھیک ہے, ماشاء اللہ. تو اس دن میرا تھیٹر میں ایک اسسٹنٹ پروفیسر تھا ENT کا جناح میں. اس نے میرا آپریشن تھیٹر میں داخلہ ممنوع کر دیا. کیوں؟ بس میری روزی چلی جائے گی, یہ آ جائے گا, میں نہیں جاؤں گا, کوئی اور آ جائے گا, روزی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے. بے شک بے شک. اللہ اکبر. مطلب 85 میں آپ کے ساتھ ایسا ہوا؟ بالکل ہوا. پھر بعد میں رجسٹر تھا آئی ڈپارٹمنٹ سول کا. میں بہت سی جگہ میں آپتھلمولوجی میں روٹیٹ ہوا ہوں نا, پوسٹنگس. تو میں نے 2 مہینے میں UK میں اتنی آپتھلمولوجی سیکھی جو میں ادھر 2 سال میں نہیں سیکھ سکا تھا. اوکے. معاملات یہاں ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو چیزیں بہتر ہونے کی ضرورت ہے, لیکن ہم دعا ہی کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب, اور تو ہمارے بس میں کچھ ہے نہیں. آواز اٹھا سکتے ہیں, بات کر سکتے ہیں اور دعا کر سکتے ہیں. ڈائریا کے حوالے سے بات کر رہے تھے. We need a Fidel Castro, Mao Zedong, Che Guevara اور خمینی. Somebody like that. ہاں انشاءاللہ, hope for the best. انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو چیزیں بہتر ہو جائیں گی. ڈاکٹر صاحب ڈائریا کا ذکر کر رہے تھے. ڈائریا میں آپ نے کہا کہ ایسا ہو جائے, مطلب بہت زیادہ سیویئر ٹائپ سے لوز موشن ہو جائے تو آپ ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں, لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ تاخیر کر دیتے ہیں جس کی وجہ سے پرابلم تاخیر جان لیوا ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے, تو کتنا الارمنگ سچویشن کیا ہونی چاہیے؟ کیا آپ کو ایسا فیل ہو کہ ایک موشن کے بعد فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں؟ نہیں, اگر آدمی کا موشن بڑھتے جا رہے ہیں, چکر آ رہے, ڈیزی فیل کر رہا ہے, آپ کے چہرے پہ پیلر آ گیا, پیلا ہٹ آ گیا, سمجھ جائیں کہ بندہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے, لے جائیں ڈاکٹر کے پاس یا کسی نیئرسٹ ایمرجنسی روم لے جائیں. اوکے. اگر ایسا ہے کہ رات کو کسی کے ساتھ یہ مسئلہ ہوا تو ایمرجنسی روم لے جائیں. کوئی جو ORS ہوتا ہے تو بہت ہے اب کراچی میں, بہت. بالکل بالکل بہت زیادہ ہے, بہت ہیں. ٹھیک ہے, مگر نیئرسٹ ایمرجنسی روم. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اگر موشن کے ساتھ وامٹنگ بھی ہو گئی دین اس کے بعد دیکھیں اگر وامٹنگ ہوتی تو بعض دفعہ گیسٹرونٹرائٹس میں وامٹنگ ہوتی ہے, خاص طور پہ فوڈ پوائزن جو ٹاکسن ٹائپ کی ہوتی ہے نا اس میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں پھر نیچرلی ہائیڈریشن کی ضرورت ہوتی ہے. ٹاکسن فوراً تو نکلتا نہیں ہے, نہ ٹاکسن اینٹی بایوٹک سے بھی نہیں نکل سکتا, وہ سسٹم سے جائے گا پھر. اوکے. تو اس کی ہائیڈریشن کی بہت ضرورت ہوتی ہے نا, آپ IV ہائیڈریشن مینٹین کریں. پھر الٹی روکنے کے بھی انجیکشن آتے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر ڈیسائیڈ کرتا ہے نا اس کو کیا ہے, کس قسم کا ڈائریا ہے, بیکٹیریل ہے, ٹاکسن ہے, واٹ کائنڈ آف ڈائریا اٹ از. اوکے. اٹ کین ایون بی وائرل. روٹا وائرس بہت کامن ہوتا ہے, اینڈ میننگ بچوں میں ہے نا. تو بہت ساری اور بھی ایگزوٹک ہے, جیسے میں نام بتاؤں گا تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آئے گا. کیمپائلوبیکٹر ہے, جیارڈیا لیمبلیا ہے, جیارڈیاسس ہے. تو وہ تو پھر ڈائریا بعض دفعہ ہوتا ہے. سب سے بڑی کامن عموماً جو ریزن ہے لیکٹوز انٹالرنس. بعض لوگ دودھ ہضم نہیں کر سکتے نا. جی جی جی. چائنیز ریس ایک بہت بڑی تعداد میں دودھ ہضم نہیں کر سکتی. اوکے. ان میں ایک کمی ہوتی ہے. اچھا. لیکٹیز کی نا. تو پھر آج کل تو وہ لیکٹیز کے انزائمز آ گئے, ڈراپس وغیرہ, اور
لیکٹوز کے جو ہے نا وہ اس میں سپلیمنٹڈ آتے ہیں جس میں یہ ہوتا ہے لیکٹیڈ، تو لیکن وہ بڑی مہنگے ہوتے ہیں، دودھ کے ڈبے ملتے ہیں بھی بڑی بڑی جگہوں پہ ہی ہے، اوکے ایکسپینسو یعنی دکانوں پہ ملتے ہیں. ٹھیک ہے. بچوں کو اکثر ہو جاتا ہے ڈائریا، وہ لیکٹوز انٹالرنس کی وجہ سے ہی ہوتا ہے. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے انسان کو ڈائریا ہوا نا اور پیٹ خراب ہو گیا، تو بعض دفعہ وہ سیکنڈری لیکٹوز انٹالرنس بھی ہو جاتی ہے. یہ سب ٹیکنیکلٹیز ہے، ڈاکٹر پیڈیاٹریشین ہی سمجھ سکتا ہے، بالکل عام جی پی بھی نہیں سمجھے گا، یا کوئی اچھا انٹرنل میڈیسن سمجھے گا. ٹھیک ہے. ڈائریا کی جب کسی انسان کو الٹیاں موشن ایک ساتھ ہو جائیں دین وہ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، ڈی ہائیڈریٹ ہو جاتی ہے باڈی، تو امیجیٹلی ڈاکٹر جو ہے وہ یہ گردوں پہ کیوں اثر کرتا ہے ڈی ہائیڈریٹ ہونا؟ گردوں پہ کیوں اثر کرتا ہے؟ جو ہے نا جب ڈی ہائیڈریٹ ہوتے ہیں تو بلڈ سپلائی گردے کی کم ہو جاتی ہے. اچھا. ہے نا، جب کریٹیکل لیول پہ آدمی کی وہ بلڈ پریشر گر جائے اور شاک میں چلا جائے اور گردے کی سپلائی متاثر ہو جاتا ہے، ایکیوٹ رینل فیلئر میں چلا جاتا ہے. اوکے. پھر اس رینل فیلئر سے آنے میں بھی 1 ہفتہ لگتا ہے باہر. اچھا. ہاں، تو یہ سب مسائل ہیں. اس سے پہلے کہ اتنے ایکسٹریم پہ بات جائیں، سمپل میتھڈ سے سب کچھ کنٹرول ہو سکتا ہے. بالکل. اور خوراک میں بھی ڈاکٹر صاحب اگر کسی کو ہو رہا ہو ڈائریا اس طرح کا تو وہ امیجیٹلی ایسا بھی کر سکتا ہے کہ ORS پی لے اور اس کے بعد گھر میں تھوڑا کوشش کرے، لیکن ڈائٹ پہ تو تھوڑا سا ہاتھ روک دھام ڈائٹ کر میں کہ سکتا ہے. صاف ستھری غذا ہو، تازہ بنی ہوئی، اور ہلکی لائٹ غذا ہونی چاہیے. ہاں لوگ کھاتے بھی تو بہت ہیں. ہاں لوگ کھاتے بہت ہیں کہ اگر ہو رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ ہاں بھائی 2-3 موشن ہو چکے ہیں، اس کے بعد وہ کڑھائیاں بھی کھا رہے ہیں، نان بھی کھا رہے ہیں، دین اس کے بعد پھر وہ ہاسپٹل ہی جاتے ہیں. بعض مریض مجھے صاف صاف بولتے ہیں ہمارا ہاتھ نہیں رکتا. اللہ اکبر. پھر ان کو اپنے نفس پہ کنٹرول نہیں پھر ان کو ہاسپٹل جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا نا ڈاکٹر صاحب. ان کو آپ یہ بتا دیا کریں کہ دیکھیں آپ ہاتھ نہیں روک رہے نا تو پھر آپ کو جانے سے ہم بھی نہیں روک سکتے. نہیں تو پھر آپ کی جیب کا سوراخ بھی نہیں رکے گا. ہاں کیونکہ یہ سیویئر ہو جاتا ہے. میری آنکھوں دیکھی بات بھی بڑا مہنگا پڑتا ہے. ایگزیکٹلی میری آنکھوں دیکھی بات ہے. میرے بھائی کے ساتھ ہوا تھا یہ پرابلم اور میں جو ہے وہ حیران ہو گئی. ودن 4 hours وہ جو ہے چلتا پھرتا بالکل نارمل تھا اور ایک دم سے اس کو اتنی ڈی ہائیڈریشن ہوئی کہ وہ ہاسپٹل گئے. ہاسپٹل میں ڈاکٹر نے کہا کہ آپ شکر ہے کہ لے آئے ورنہ ان کے گردے جو ہیں وہ کام کرنا ختم کرنے ہی والے تھے. پھر ہم ان کو ڈائلسس پہ شفٹ کرتے ہیں. آپ یہ سوچیں کہ اتنی اور وہ آج کل کے ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا وہ یہی کہتے ہیں کہ ہاں میں نہیں بتا رہا، شرم آتی ہے اما ابا سے کچھ کہتے ہوئے یا بہن بھائیوں کو بتاتے ہوئے، خود سے کچھ کر رہے ہوتے ہیں سیلف میڈیکیشن. اس کو میڈیکل اصطلاح میں کہتا ہوں کہ جو جی پی بھی سمجھ لیں. نہیں میں کہتا ہوں بعض جی پی بہت پڑھے لکھے ہوتے ہیں، مجھ سے زیادہ ہو گئے تو ایکیوٹ ٹیوبولر نیکروسس ہو جاتا ہے اینڈ دیٹ لیڈس ٹو ایکیوٹ رینل فیلئر بیکاز آف ہائپوولیمک شاک. یہ اس کا سائنٹیفک خلاصہ تھا. ٹھیک ہے. مگر اس میں ڈاکٹرز کی بھی بہت اہم کارکردگی ہوتی ہے کہ ڈاکٹرز کی بہت اہم کارکردگی ہے. ڈاکٹرز کو دیکھیں ہمیں پڑھانا چاہیے، CME کنٹینیوس میڈیکل ایجوکیشن کے پروگرامز ہونے چاہیے، اویئرنیس ہونی چاہیے. آپ ایک قسم کا ماحول کریٹ کریں نا، ماحول کریٹ کریں. بالکل. سیمینارز وغیرہ تو بہت ہوتے ہیں ہمارے یہاں. وہ فارماسیوٹیکل انڈیوسڈ ہوتے ہیں، اب نے اس کے مطلب کی بات کرو. اچھا. تو وہ آپ سپروفلوکساسین والے بھی سیمینار کریں گے. وہ سپرو چلا ہوا ہماری، میں نام نہیں لے رہا کمپنی کا، میں نے برانڈ نیم نہیں لیا ہے، لیکن وہ اپنے مطلب کا بانسری بجاتے ہیں نا. دیٹ از ناٹ اے ٹرو CME. اوکے. It is directed and geared towards some promotion. Oh my God, okay. یہ اچھا یہ ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے اور یہ سن کر جو ہے وہ حیرانی ہوتی ہے کہ مطلب اس فیلڈ میں بھی ایسا ہی ہے کہ اپنی ہی چیزیں زیادہ مارکیٹنگ لیول کا جو سسٹم ہوتا ہے. امریکہ میں فارمر کمپنیز پہ $100 ملین کے فائن ہوتے ہیں. اوکے. وہ بھی نہیں سدھرتے ہیں. انہوں نے کیلکولیٹ کیا ہوا تھا وکیل نے پہلے سے کہ اگر $200 ملین کا فائن ہو گیا اور $2 بلین کا پروفٹ ہوا تو کھلی والی $200 بلین دے دیں گے. یہ سب پلانڈ ہوتا ہے. مطلب دنیا ہی ایسے چل رہی ہے. ہم پاکستان کو بلا وجہ بلیم کرتے ہیں. GSK میں پھر چائنا نے پکڑ لیا تھا GSK کو. وہ چائنیز ڈاکٹروں کو پیسہ دیتے تھے نا، مال ملیدہ. تو پکڑ لیا تو چائنیز گورنمنٹ کو $3 بلین کا فائن کیا تھا. چپ چاپ دے دیا انہوں نے کیونکہ وہ چور تھے. اور کہتے ہیں نا چور کی داڑھی میں تنکا ہوتا ہے، تو بس پھر ایسا تو ہو ہی سکتا ہے. یہ ڈاکٹر صاحب یہ جو دوائیوں میں جو 2 نمبر دوائیاں آتی ہیں، میڈیسنز جو ہوتی ہیں، جو مریض کھا رہا ہوتا ہے اس کو کیا پتا کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو کس طرح سے پہچان سکتے ہیں؟ کوئی ہے ایسے اکوپمنٹس وغیرہ جس سے پہچانا جا سکتا ہے؟ بڑا مشکل ہے. ایک ڈرگ انسپیکٹر میرا دوست تھا، میں نام نہیں لوں گا، جنا ہاسپٹل کے پیچھے ان کا ڈپارٹمنٹ تھا نا، اور ایک بڑی مشہور کمپنی کا سیف ٹرائیوکسول تھا.
मुझे उसने कहा ये जाली है, मैंने पकड़ा है। कहीं से जाली दिखे नहीं। कहते अच्छा। डॉक्टर मुनीर आप गौर से देखें। मैंने भी वहीं से पकड़ा जहाँ से उसने पकड़ा था। ओके। वेस्ट वार्फ रोड है ना, तो रोड की स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी। वहाँ से उसने पकड़ लिया कि ये जाली होगा, और वही जाली ही निकला वो। बड़ी मारूफ कंपनी का है। ठीक है। मैं प्रमोशन नहीं करना चाहता, नाम ही नहीं लूँगा। खैर वो कंपनी मुल्क छोड़ के वैसे ही भाग गई है, ठीक है। फॉरेन कंपनी थी। तो ये डॉक्टर साहब ये जो सिस्टम चल रहा है यहाँ पे, तो फिर पेशेंट जो बेचारा खा रहा है वो उसकी क्या गलती है? उसको तो वो जो तकलीफ है उसमें आराम ही नहीं आएगा। ना, नहीं आएगा। आप सेल्फ ट्रायोक्सिन का इंजेक्शन है, आप कच्ची गली के अंदर आपने 250 मिलीग्राम डाला ना, और लेबल बदल दिया और 1 ग्राम कर दिया, तो आपने तो अपना मुनाफा 4 गुना बढ़ा लिया। बिल्कुल। मरीज को कम जा रहा है, अल्लाह तो बहुत कुछ होता है। अल्लाह अकबर। ये मैं ज़ाती तौर पे जानता हूँ, एक बंदे ने मैदा पड़ा कैप्सूल में अंदर ना, मैदा पड़ा येलो कलर का होता है, और टेट्रासाइक्लिन लिख दिया। ओह माय गॉड। और ये अच्छा देखिए, ये लोग जो भी करते हैं इस तरह के काम, ये अभी तो कमा लेंगे जितना कमाना है, लेकिन आखिरत में जाके क्या करेंगे? वहाँ पर जाके तो जवाब देना है ना, हर चीज़ का जवाब देना है, छोटी से छोटी कोताही का जवाब देना है। तो फिर जब क्या होगा, तो थोड़ा सा सोचा करें। और करप्शन की जहाँ तक मैं बात करूँ, तो मुझे लगता है कि जैसे मैं उस दिन हफीज़ अंसारी साहब से बात करी थी, उन्होंने कहा था कि आवाम के अंदर ही प्रॉब्लम है, हमारी आवाम ही जो है वो एक दूसरे को लूटने में लगी हुई है। अगर हम लोग खुद से मेहनत करें और ईमानदारी का रास्ता कॉमन मैन भी देखें। बदमाश है जी। हम कहते हैं ना, वहाँ भी बदमाश है तो कॉमन मैन भी बदमाश है। मैंने अपनी आंखों से बहुत देखा है। मैं एक ज़माना था चौकीदारों के लिए जाता था, कोर्ट में इनके लिए लड़ता था, लॉ सूट उनके लिए करता था, लेकिन मैंने देखा ये भी सबसे बड़े बदमाश निकले आखिर में। आपको बहुत टाइम लगा पहचानने में? मुझे बहुत टाइम लगा, और डंडे खा के लगा। अल्लाह अकबर। आपने जिंदगी में ये काम भी किया है? हाँ, हज़रत अली का कॉल है ना, उस शख्स के शर से बचो जिसने तुमने एहसान किया है। बिल्कुल। वही 10 फीट पे छुरा मारेगा। बिल्कुल। डॉक्टर साहब डायबिटीज़ पे बात करना चाहूँगी। हमारे मुल्क में सबसे ज़्यादा मुझे लगता है रेशो बढ़ चुका है। पहले चाइना में सबसे ज़्यादा था, लेकिन चाइना की आबादी क्योंकि बहुत ज़्यादा है हमसे, तो वहाँ पर समझ में आता था कि नंबर 1 उनका रेशो है कि वहाँ पे डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा फैल चुकी है। लेकिन अब पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा पाकिस्तान डायबिटिक एपिडेमिक पे खड़ा हुआ है। बिल्कुल, मुझे लगता है हो ही गया। तो क्या करें? मतलब एक छोटे से छोटे बच्चों को भी डायबिटीज हो जाती है। देखें, WHO की रिकमेंडेशन है कि आप 2 साल के बच्चों के अंदर जो है ना, फालतू कोई शुगर ऐड ना करें, कोई नमक ऐड ना करें। हमारे यहाँ मोहब्बत में खिलाते, मीठा खिलाओ खिलाओ, गाजर का हलवा खिलाओ खिलाओ खिलाओ, वो खिला खिला के सत्यानाश कर देते हैं। तो जो बच्चे नेचुरल फूड नहीं डॉक्टर साहब, जो बच्चे हमारे चॉकलेट्स खाते हैं, मतलब आजकल तो हर बच्चा चॉकलेट खाता है। और मैं अगर अपनी बेटी की बात करूं तो चॉकलेट के बगैर, खाना के बाद उसके चॉकलेट के बगैर उसका गुजारा नहीं है। वो कहती है स्पेशली कि आप जो है मेरे लिए मील के बाद चॉकलेट जरूर लेके आइएगा, या कुछ मीठा होना चाहिए। तो फिर हम अपने बच्चों को, मतलब ये चीज़ बहुत हार्मफुल है, दूर रखें इससे। दूर रखें। हाँ, वो वही बात है, यू हैव टू डिसिप्लिन ना। मैं अटलांटिक सिटी में रहता था, तो ब्रिगेंटीन छोटा सा शहर है जी। तो हम निकलते थे रूट 30 पे नो, अटलांटिक सिटी एक्सप्रेसवे की तरफ, तो रास्ते में KFC आता था और एक मैकडोनल्ड आता था। तो मेरी बड़ी बेटी जो है, उसका नाम है नताशा बतूल, तो वो शोर मचाना शुरू कर देती, फ्रेंच फ्राइज डैडी, फ्रेंच फ्राइज। मैं एक्सीलेटर पे पैर लगाता था और 30 सेकंड के अंदर पूरा रास्ता गुजार देता था। ओके। नहीं लेके देते थे। ठीक है, मतलब अच्छा, तो बच्चों को फिर किस तरीके से जो है, ये चले शुगर से हम दूर रख देंगे, तो क्या बहुत से लोग कहते हैं मीठा खाने से नहीं होती डायबिटीज? नहीं, मीठा खाने से असल नहीं होती, कैलोरी काउंट होता है। ठीक है। अब इंसान बेसिकली तो आपका जो है लबलबा काम करना छोड़ता है जब शुगर होती है ना। वजूहात क्या होती है शुगर होने की? इंसुलिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, रिलेटिव और एब्सोल्यूट। ठीक है। तो एब्सोल्यूट हो जाती है तो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस होती है, रिलेटिव होती है तो फिर NIDDM की तरफ भी जा सकती है। ये बड़ा ग्रे जोन है। लेकिन अब इसमें ये कि अगर जैसे मुझे ज़रूरत है, मैं बड़ी उम्र का हूँ, मुझे सपोज 1000 कैलोरी की ज़रूरत है ना, मैं 1600 कैलोरी ले लेता हूँ, तो 600 कैलोरी किधर जाएगी? वो चर्बी बनेगी। एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा शुगर हम वो स्टोर भी नहीं कर सकते बॉडी में। अच्छा। वो चर्बी बनती है। मोटापा होता है, ओबेसिटी होती है, डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम होता है। डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम एक बहुत बड़ी दास्तान है। तो ये सारी हमारी कौम में, जैसे डायबिटीज़ भी बढ़ रही है तो डिसमेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बढ़ रहा है, कार्डियक डिजीज़ बढ़ रही है। ओके। हाँ, तो ये सब इसमें ओबेसिटी में होता है BMI।
तो BMI लोग क्रॉस कर जाते हैं 30 से ज़्यादा, ओबेसिटी, मोटे हो जाते हैं। ओबीस तो बहुत ज्यादा हो चुके हैं, मुझे लगता है पाकिस्तान में भी इसका रेशो भी बढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मोटापा ज़्यादा बढ़ रहा इंतहाई है ना। तौर पे बढ़ बहुत रहा ज़्यादा है। बढ़ रहा है। एंड वी नीड टू हैव अ हेल्दी लिविंग, बैलेंस डाइट, एक्सरसाइज, स्पोर्ट्स। हमारे यहाँ स्पोर्ट्स की बड़ी लैकिंग है। ये बहुत मसला है। स्कूल्स में भी जो है वो बाकायदा ग्राउंड्स नहीं है, अब तो नॉर्मल रेजिडेंस एरिया पे जो है वो स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। बेंगलोर में स्कूल बना दिया, ऐसे कर दिया, उसकी वजह से बच्चों का जो स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उस पर फ़र्क पड़ता है। बहुत फ़र्क पड़ता है। देखें ना, अब बाहर की दुनिया में ये ना कि जो सिविलाइज स्टेट से जो कंट्रोल स्टेट्स है ना, जैसे स्विट्ज़रलैंड एक कंट्रोल स्टेट है ना, चाइना एक कंट्रोल स्टेट है ना, वो मॉब रूल नहीं है। तो स्पोर्ट्स वगैरह में सारा अपना निकाल देते हैं, जी चीख चिल्ला के जितना अपना जोश निकाल लेते हैं। तो इट्स अ हेल्दी थिंग। आप स्पोर्ट्स खेलें, वर्जिश करें। योगा इज़ अ वेरी गुड, एक्सट्रीमली गुड फॉर द माइंड एंड द बॉडी। ओके। ये जो प्री डायबिटिक होती है डॉक्टर साहब, इसको रोका जा सकता है? नॉर्मल से वापस से नॉर्मल हो जाता है वो इंसान जिसको प्री डायबिटिक होती है? हाँ बिल्कुल, रिवर्स हो सकता है। अच्छा। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। जो आपने कहा प्री डायबिटीज़ का, तो मैं फसी अस्पताल है मलिर के अंदर, और मंडे को ये क्लिनिक रन करता हूँ। अच्छा। जो भी आएगा हम उसकी 50 मिली रुपए में शुगर चेक कर देंगे। ओके। और जो गरीब होगा उसको फिर मैं कंसल्टेशन भी फ्री कर दूंगा। ओके। तो उसमें ये कि हम प्री डायबिटीज़ वालों को ले लेंगे, ये उनको कोशिश करेंगे डायबिटीज़ की तरफ जाए नहीं सिरे से। ओके, इंशाल्लाह। नाज़रीन यहाँ पर जो है वो कंटिन्यू करते हैं ब्रेक से वापस आके बात। आप लोग कहीं जाएगा मत, टाइम हो गया ब्रेक का। लेट्स टेक अ शॉर्ट ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक टू द शो। आप लोग देख रहे हैं आपका फेवरेट मॉर्निंग शो जिसका नाम है मुस्कुराती सुबह। बढ़ते हैं डॉक्टर मुनीर हुसैन साहब की जानिब। हम लोग बात कर रहे थे डायबिटीज़ के हवाले से। डॉक्टर साहब ने फरमाया कि डायबिटीज़ जिसको प्री डायबिटिक है वो वापस से नॉर्मल ज़िंदगी गुजार सकते हैं, लेकिन उसके लिए करना क्या होगा? नंबर 1, डाइट पे कंट्रोल। ठीक है। जैसे मैं कई दफ़ा कहता हूँ, रसूल अकरम हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक तिहाई पेट खाली रखो। एक तिहाई पेट खाली रखोगे, इंशाल्लाह डायबिटीज़ नहीं होगी। इंशाल्लाह। मीठा, घी, मक्खन, तेल, चर्बी बंद कर दें। ओके। अगर आप मीठा खाने का शौकीन है तो आप फल फ्रूट खाएं। उसमें भी शुगर है? हाँ, आप जो है ना वो आप बहुत सारी सब्जियां होती है, पेठा होता है, मीठा होता है काफ़ी, इसलिए का हलवा इफ़ यू ईट इट। ओके। है ना, जैसे पम्पकिन कहते हैं ना। यस। एंड बहुत सारी शकरकंदी, आप आधा पाव शकरकंदी खा लें, ठीक है। नो हार्म। और वर्जिश करें, डोंट बिकम अ काउच पोटैटो, सोफे पे बैठे जी। दे शुड वॉक, जॉग। अब मैं जहाँ रहता हूँ ना, तो मैं लिफ्ट यूज़ ही नहीं करता हूँ, मैं पैदल जाता हूँ। मैं और मेरी बेटी हम पैदल जाते हैं, पैदल उतरते हैं। वाओ। मैं किसी भी अस्पताल में जाता हूँ तो पैदल जाता हूँ, पैदल उतरता हूँ। और मैं कोशिश करता हूँ कि जहाँ भी जा रहा हूँ दूर उतर जाओ 1 मील पहले और पैदल जाऊँ वहाँ से। वेरी गुड। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने 43 ईयर्स अगो आई वर्कड इन ईरान, तो मैं 22 किलोमीटर पहाड़ के अंदर बर्फ में पैदल जाता था। वाओ, आई माशाल्लाह। वॉज वेरी यंग एट द टाइम। और जैसे भाई मैं बड़ा फ्रेंडली तबीयत का था, रास्ते में कोई मिल गया, गप्पे मारते हुए चले गए। अच्छी बात है, ये ऐसा और होना मैंने 2 चाहिए। महीने में फुल फारसी बोलना सीख गई थी, वाओ। क्योंकि उस ज़माने में कोई फॉरेनर नहीं था वहाँ पे। अगर मैं आपको देख लेता 43 ईयर्स अगो, तो मैं समझ जाता कि आप डॉक्टर है। डॉक्टर के अलावा और कोई फॉरेनर होता नहीं था। ओके। मैं हवाई पैमाई ईरान से गया था, कराची से तेहरान। पूरी फ्लाइट में हम 3 लोग थे। वाओ। There was war and there was revolution. Nobody was allowed to come in the country. ओके, Yeah. वेरी गुड। Yeah. डॉक्टर साहब, ये आपने जो प्री डायबिटिक का तो 3 चीजें बताई हैं आपने कंट्रोल करने के लिए। नंबर 1, डाइट कंट्रोल। डाइट कंट्रोल में एक होता है पोर्शन साइज, एक पोर्शन से ज़्यादा ना खाएं, ठीक है ना। फिर अच्छा, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, डायबिटीज़ पेशेंट होते हैं, उनको रोटी और चावल डॉक्टर मना कर देते हैं कि आप ये नहीं खाएं। तो क्या अगर ऐसा है तो अगर वो नहीं खाएं तो फिर वो क्या खाएं? उनको अल्टरनेटिव नहीं पता होता कि किस तरह से नहीं, हम आप जो है ना, आप एक चिकन टिक्का भी खा सकते हैं। तो उसमें ये कि आप घी ना लगाएं, तेल, मिर्च मसाला जितना चाहें लगाएं, ठीक है। उसमें कोई पाबंदी नहीं है। ठीक है, लेकिन रोटी चावल पे होती है पाबंदी? मीनिंग कार्बोहाइड्रेट्स को एक लिमिट से ज़्यादा क्रॉस ना करें, ठीक है। कार्ब्स को, है ना। आप ये देखिए, आप रोटी खाना है बेशक खाएं, आप चोकर के आटे की रोटी खाएं, बाजरे की खा लें, बाजरा इज़ वेरी गुड टू। ठीक है। एंड मकई की रोटी भी खा सकते हैं।
تو آپ چوکر کے آٹے کی روٹی کھائیں تو آپ میننگ آپ روٹی کی بھی سائز ہوتی ہے, کسی کی اتنی بڑی ہوتی ہے, کسی کی اتنی ہوتی ہے, تو آپ سمجھے آپ بلڈ سے 100 گرامز کی آپ نے روٹی کھا لی نا, ٹھیک ہے, تو اس کو ایکسیڈ نہ کریں. بعض روٹیاں بھی بہت کھاتے ہیں, چاول بھی بہت کھاتے ہیں, اتنا کھاتے ہیں, بالکل. آپ ایک پیالہ چاول کھائیں. اور کچھ پیشنٹس ایسے ہیں جو میں نے خود دیکھا ہے اپنے ذاتی طور پہ, میں عینی شاہد ہوں, کہ وہ جو ہے انسولین لیتے ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم جب انسولین لیتے ہیں تو ہمارا کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے, ہم دوائی بھی نارمل کھاتے ہیں ڈائبٹیز کی, تو اب ہم جو چاہے وہ کھا سکتے ہیں کیونکہ ہم انسولین لیتے ہیں. کیا یہ جواز ان کا صحیح ہے؟ بالکل غلط ہے, بالکل غلط ہے, بالکل ایبسولوٹلی رانگ. ٹھیک ہے نا, یہ تو یہ کہ میں ہارٹ فیلئر کی میڈیکیشن کھا رہا ہوں تو میں نمک جتنا چاہوں کھا لوں, واپس ہارٹ فیلئر میں چلا جاؤں. بالکل. اچھا, کچھ پیشنٹس ایسے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحب جو کہ شوگر کی دوائی, جب شوگر کی ٹیبلٹس وغیرہ کھاتے ہیں اس کے بعد اگر وہ پرہیز کرتے ہیں تو ان کی شوگر لو ہو جاتی ہے, تو یہ مینٹین کرنا یا اپنی شوگر بار بار چیک کرنا, ڈاکٹر کا کام ہے کہ ٹائٹریٹ کرے دوائی کو. ٹھیک ہے, خود نہ کریں, ڈاکٹر کے پاس جائیں. ٹھیک ہے, اپنا فنگر سٹک بلڈ شوگر گلوکومیٹر سے چیک کرتے رہیں. فاسٹنگ رینڈم کسی بھی میل کے 2 گھنٹے کے بعد کھا کر لیں, ناشتے کے بعد, دوپہر کے کھانے, رات کے کھانے کے بعد روٹیٹ کریں, دیکھیں شوگر کہاں پہ کھڑی ہے. اچھا, تو آپ جیسے اب تو بہت شوگر کی اچھی دوائی آ گئی ہے, جیسے ہے نا ڈیپاگلیفوزین آ گئی ہے, ایمپاگلیفوزین, وہ اتنی اچھی آ گئی ہے کہ اپارٹ فرام ڈائبٹیز, جس کو ڈائبٹیز نہ بھی ہو تو اس کو ہارٹ فیلئر میں دیا جاتا ہے. اوکے. ہاں, تو اب تو سائنس بہت تحاشا ترقی کر گئی ہے, تو اگر کوئی کہتا ہے نا کہ میں نہیں ہو سکتا ہے تو وہ بالکل غلط بولتا ہے. اوکے, وہ میں نہ مانوں والی کہانی ہے پھر. ٹھیک ہے. اور ایک ڈائبٹک پیشنٹ کو کس طرح سے اپنی دوائی جو ہے وہ تسلسل سے لینی چاہیے, دوائیاں اسکپ کر دینا کتنا ہارمفل ہو سکتا ہے ڈائبٹیز پیشنٹ کے لیے اور بی پی پیشنٹ کے لیے؟ دیکھیں, یہ دونوں قاتل ہیں نا. اگر بار بار اسکپ کریں گے شوگر اوپر جائے گی. شوگر مائکرو ویسکولر ڈیزیز بھی ہے, میکرو ویسکولر بھی ہے. آپ کے چھوٹی سے چھوٹی شریان کیپیلریز کو بھی اڑا دے گی, بڑی شریانوں کو بھی اڑا دے گی. ٹھیک ہے, گردہ اڑا دے گی, دل خراب کر دے گی, آنکھیں چلی جائے گی, ہاتھ پاؤں کٹ جائیں گے, اللہ ہے نا, رینل فیلئر, ڈائلیسس, انسان محتاج کی طرف چلا جاتا ہے. اور پھر فالج, دیکھیں فالج جن کو ہوتا ہے نا, آپ دیکھیں 2 چیزوں کا کومبو ہوتا ہے ان لوگوں میں. ٹھیک ہے, شوگر اینڈ ہائی بلڈ پریشر. اکثر جو فالج والے کو آپ دیکھیے گا, اچھا, ان دونوں کو یہ 2 چیزیں ہوگی. اوکے. جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کے ساتھ یہ پرابلم ہوتی ہے؟ نہیں, شوگر اور بلڈ پریشر ملا کے یہ فالج کا بہت ایک وہ ہوتا ہے, ایک قسم کا فالج کی طرف پری ڈسپوزیشن بہت ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور جب کسی کو نارمل سی بی سی کروانا ہے یا فاسٹنگ جو ٹیسٹ ہوتے ہیں, کیا فاسٹنگ میں کروائیں, تو فاسٹنگ میں کیا وہ پیشنٹ پانی پی سکتے ہیں؟ ہاں, پانی پہ کوئی پابندی نہیں ہے. پانی پہ کوئی پابندی نہیں ہوتی. اور کتنی دیر کی فاسٹنگ ہوتی ہے؟ فاسٹنگ 12 گھنٹے کی ہوتی ہے, تو اس میں ہم فاسٹنگ بلڈ شوگر کرتے ہیں اور لپڈ پروفائل کرتے ہیں. لپڈ پروفائل کے اندر کولیسٹرول ہوتا ہے, ایچ ڈی ایل ہوتا ہے, ہائی ڈینسٹی لیپوپروٹین, ایل ڈی ایل ہوتا ہے, لو ڈینسٹی لیپوپروٹین, وی ایل ڈی ایل ہوتا ہے, ویری لو ڈینسٹی لیپوپروٹین. پھر ان کے ریشوز ہوتے ہیں. تو یہ سب ٹرائیگلیسرائڈ ہوتا ہے. اور جیسے شوگر آؤٹ آف کنٹرول ہوتی ہے نا, تو ٹرائیگلیسرائڈ بھی اسی طرح آگے بڑھتا ہے. ٹھیک ہے. تو بعض کا ٹرائیگلیسرائڈ اگر 300 ہے اور شوگر ہے تو ایک الارمنگ بیل ہے کہ شوگر انکنٹرول ہو جا رہی ہے. یہ سب چیزیں ڈاکٹر نے دیکھنی ہوتی ہے. جی, یہ ڈاکٹر نے دیکھتے ہیں. پیشنٹ کو کتنا جو ہے وہ اویئر ہونا چاہیے, اس کو کتنی اویئرنیس ہونی چاہیے؟ پیشنٹ کو اویئرنیس لازمی ہونی چاہیے. پیشنٹ کو پڑھنا چاہیے اس بات پہ. اس پہ بہت سادہ کتابیں بھی آتی ہیں, پڑھیں. آج کل تو نیٹ کا زمانہ ہے. جی, گوگل پہ آپ ایڈ کر دیں, پتہ چل جاتا ہے. سب سے اچھا ہے نا ایماندار ویکیپیڈیا ہے. اچھا, ویکیپیڈیا از ویری گڈ فار اینی باڈی. اوکے, وہاں پر جا کے پروفیشنلز, ان پروفیشنلز. پھر بہت ساری چیزیں ہیں سائنٹیفک, امریکن ہے, پرائم میڈ ہے, لیکن یہ سب چیزیں سبسکرپشن مانگتی ہے نا, جی, پیسہ مانگتی ہے. لیکن ویکیپیڈیا تو ٹوٹلی فری ہے. جس نے بھی بنایا ہے عظیم انسان ہے. اوکے, میننگ دے ہیو ڈن اے ریئل گڈ ٹو دی پیپل. ٹھیک ہے, وہاں پر جا کے بھی آپ جو ہے اپنی کسی بھی بڑی فیئر قسم کی بات ملے گی. ٹھیک ہے, اس میں کوئی کمرشلزم نہیں ہے, زیرو. ٹھیک ہے. اس کے بعد ڈاکٹر صاحب شوگر کے حوالے سے ہم نے بات کی, ڈائبٹیز کے حوالے سے ہم نے بات کی. اب آ جاتے ہیں کینسر پہ. کینسر کیوں اتنا زیادہ بڑھتا چلا جا رہا ہے, خاص طور پہ پاکستان میں؟ منہ کا کینسر,
کن وجوہات کی بنا پہ ہو رہا ہے؟ اس کے علاوہ بریسٹ کینسر کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری خواتین اپنا خیال کیوں نہیں رکھتی؟ کس طرح سے خیال رکھنا چاہیے؟ لیکن ماؤتھ کینسر سے سٹارٹ لیتے ہیں. دیکھیے منہ کا کینسر تو ہمارا آبویس ریزنس ہمارے سامنے پڑے ہوئے، چھالیا، گٹکا، تمباکو، مین پوری، شیشہ، ہے نا، سگریٹ، بیڑی، اور مڈل ایسٹ میں ایک قسم کی اور دوسری چیزیں کھاتے ہیں وہ لوگ، تو اس سے یہ ہوتا ہے نمبر ایک. بعض لوگ تو گٹکا کھا کے منہ میں رکھ کے سو جاتے ہیں، سب سے زیادہ خطرناک وہ ہے. اور میننگ لوگ نسوار کھا کے سو جاتے ہیں. آپ کسی سے پوچھے بھائی تم تمباکو استعمال؟ نہیں ہے. نسوار کھاتے ہو؟ ہاں بالکل کھاتا ہوں. تو ٹھیک ہے، اللہ اکبر. وہ لوگوں کو یا تو اویئرنیس نہیں ہوتی یا اپنے آپ کو دھوکہ دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اگر اللہ نہ کرے مطلب کیسے وہ پہچانے کہ یہ جو ہو رہا ہے ان کے منہ کے اندر کچھ چینجنگ ہے یا کوئی ایسا مسئلہ ہو رہا ہے؟ سفید پیچ آتا ہے جسے کہتے ہیں لیکوپلیکیا. ٹھیک ہے. اور سفید پیچ ایک پری کینسرس نشانی آ گئی آپ کے پاس، کسی بھی انسان کے پاس، تو جائیں کسی اورل سرجن، ڈینٹسٹ اتنا ہینڈل نہیں کر رہے آج کل، آئی ڈونٹ نو وائی. تو جیسے فسی ہاسپٹل ENT کا اس معاملے میں بہت اچھا ہے، یا میرے پاس آ جائے وہاں پہ، تو وہاں پورا ہر چیز ہے، ایوری تھنگ از دیئر. مائکروسکوپک کر سکتے ہیں، اینڈوسکوپک بھی ہم دیکھ لیتے ہیں، فائبر آپٹک بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. بایوپسی ہو جاتی ہے، اسکریپنگ ہو جاتی ہے، FNAC ہو جاتا ہے. تو یہ ایک نشانی ہے. پہلی بات تو اس چیز کو روکے نا، بالکل کسی صورت میں روکنے کو تیار نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تو کس طریقے سے؟ جی، کیونکہ یہ یا تو اگر آپ سیکیور ہو بھی جاتے ہیں، صحیح ہو جاتے ہیں، تو یہ پھر دوبارہ آتا ہے پلٹ کے. آ سکتا ہے، بالکل آ سکتا ہے. آتا ہے کینسر. جتنے بھی پیشنٹس میں نے اپنی لائف میں دیکھے ہیں یہ ریپیٹ ہو کے آتا ہے. نہیں، اوکے. بریسٹ کینسر سٹیج 1 میں آپ ڈائگنوز کر دیں، اڑا دیں، نہیں آتا عموماً. اچھا. آ سکتا ہے، دیکھیں میننگ یہ نہیں کہتا کہ نہیں آئے گا، لیکن عموماً نہیں آتا. ٹھیک اگر ہے. سٹیج 1 میں آپ نے اڑا دیا، دیکھیں بہت سمپل فارمولہ بتا دیتا ہوں. کسی بھی انسان کو کینسر ہوا، اس کے علاج ہوا، ٹھیک ہو گیا، اور 5 سال تک کچھ نہیں ہوا، تو دیٹ پرسن از کنسیڈرڈ کیورڈ فار آل پریکٹیکل پرپزز، ایکسپٹ دیر میں بی ایکسیپشنس. ٹھیک ہے. تو یہ ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر صاحب بلڈ کینسر کیوں ہوتا ہے؟ اس کی کیا وجوہات؟ کینسر از انکنٹرولڈ گروتھ آف سیلس. کسی بھی خلیے کی انکنٹرولڈ گروتھ کینسر ہے نا. ٹھیک ہے. جو بلڈ سیلز ہے، وائٹ سے بلڈ سیلز ہے، RBCs ہے، پلیٹلیٹس ہیں، ان کی انکنٹرول گروتھ ہو جائے تو کینسر ہے. تو اس میں خیر ہمارے یہاں جو اگر آپ کیمیکل پالیوٹنٹس کا کام کرتے ہیں تو اس میں تھوڑے بہت کیمیکلز ہیں جو ہے نا، وہ اس کا ان کا رول ہوتا ہے ان کینسر میں. آرسینک ہو گیا، کیڈمیم ہے، مرکیوری ہے، لیڈ ہے، اینڈ دنیا بھر کے انسیکٹیسائڈز جو ہم لوگ پی رہے ہوتے ہیں کھانے کے ساتھ نا، ہمارے پانی میں ہوتے ہیں. انڈسٹریل پالیوٹنٹس ہے بے حساب، وہ سب ہم کنزیوم کر رہے ہیں. تو دیٹ ول لیڈ کینسر میں ٹریگر کی ہائپوتھیسس ہوتی ہے نا. ایک ٹریگر ہوا، اس کے وجہ سے دوسرا ٹریگر ہوا، تو پھر خلیہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی بہت بڑی مالیکولر میکینزم اب ڈیفائن ہو گئی ہے اور مزید ہوتی جا رہی ہے. اوکے. تو یہ بلڈ کینسر ہے. وائٹ بلڈ سیل کے کینسر کو کہتے ہیں لیوکیمیا، ہے نا. میرے ایک فرینڈ کو ڈائگنوز ہوا تھا کچھ 1-2 سال پہلے، تو وہ جو ہے وہ بہت زیادہ اسپائسی کھانا کھاتے تھے جس وجہ سے ان کو یہ ڈائگنوز ہوا. لیکن وہ ان کا یہ کہنا تھا کہ میری صرف ایک یہی چیز تھی، یا پھر آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وہ بہت زیادہ کولا کا استعمال کرتے ہوں گے. مرچوں نے آج تک کسی کا نقصان نہیں کیا ہے. اچھا، فائدہ ہی ہوتا ہے؟ کوئی نقصان نہیں ہے. مرچ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی گرین چلیز ہے، کیا نقصان؟ کوئی نقصان نہیں. ریڈ اسپائس بھی ہو سکتے ہیں بہت ساری. اس میں ایڈلٹریشن نہیں ہونا چاہیے نا. ہمارے یہاں برادہ ڈالتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. مجھے کئی لوگوں نے بولا کہ آپ ہمارے دیہات میں ہیں، چکی ہے، آپ ہمارے ساتھ کام کریں، ہم یہ لال مرچیں بنائیں گے، آدھا ہم اس میں ملاوٹ ڈالتے ہیں. اور اتنی ڈٹائی سے جھوٹ بولتے ہیں، مجھے افسوس ہوتا ہے کہ کیوں مجھے آگے یہ بات کر رہا ہے. وہ آپ کو آ کے کیوں بتاتے ہیں؟ نہیں، آپ کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ آپ انویسٹ کریں، آپ اتنا کمائی گئے. میں نے نہیں کمانا، ایسے پیسہ نہیں چاہیے. بالکل ایسا پیسہ نہیں چاہیے. آخرت میں ہم سب جواب دیں. اللہ پاک ہم سب کو ہدایت دے، ہمارے لیے بہترین. It comes like a boomerang.
बिल्कुल बम वापिस आएगा उसी इंसान पे। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। जैसे आपने जिक्र किया ब्लड कैंसर के हवाले से बात कर रहे थे, मुझे ये लगता है कि जिसको एक दफ़ा जो है वो कैंसर डायग्नोज हो गया, उसको अपनी ज़िंदगी का लाइफस्टाइल चेंज करने से भी वो क्या दोबारा से क्योर हो सकता है? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लाइक ओबेसिटी, मोटापा इज वन ऑफ द, जो खातून ओबीज होगी ना उसको ब्रेस्ट कैंसर ज़्यादा होगा। अच्छा, अल्लाह अकबर। और यहाँ पे तो हमारे यहाँ मिकदार माशाल्लाह बहुत है, ख़वातीन के मोटापे की तो बढ़ती चली जा रही है। ख़ास तौर पे मिडिल ईस्ट का एक मुल्क है, मैं नाम नहीं लूँगा फड्डा हो जाएगा, तो वहाँ मोटी औरतों को पसंद करते हैं। मैं काम कर चुका हूँ रियाद मक्का हाईवे, अरे इतनी मोटी मोटी औरतें कि वो ज़मीन से खड़ी नहीं हो सकती थी। अब उनको ये पसंद करते हैं कि मोटी औरतों को खूबसूरत समझते हैं। हाँ, हर किसी का अपना कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये आपने बहुत अच्छा, दैट इज जानलेवा है ना। बिल्कुल, ये जानलेवा उस चीज़। बेचारी औरत का क्या कसूर, आप क्यों उसको इस डायरेक्शन में डाल रहे हैं? हाँ एग्जैक्टली। तो ये अच्छा वेट रिड्यूस होना चाहिए फिर तो ख़वातीन का, क्योंकि ये भी एक नहीं, किसी का भी, मर्द का औरत का एक वेट बढ़ना नहीं चाहिए। वेट देखिए खराटे मारते हैं लोग, वो ये बिकॉज ऑल दिस इज ओबेसिटी। अमूमन ठीक है, ये चर्बी की लेयर बन जाती है ना, तो हमारी जबान पीछे फॉल बैक कर जाती है। मीनिंग, और बहुत गहरी साइंस है इसमें, लेकिन ब्रॉडली समझा रहा हूँ। फिर वो खराटे मारते हैं, जब खराटे मारते हैं ना तो इंसान सैकड़ों दफ़ा सोता और जागता रहता है। हाँ उसको सही से नींद ही नहीं आई होती है। Exactly. सुबह थका हुआ होगा ऐसा। तो इसे कहते हैं स्लीप एपनिया सिंड्रोम। ओके। हाँ, तो ये मोटापा भी बहुत बड़ी खतरनाक चीज़ है। नहीं, आदमी खाने में परहेज करें, वर्जिश करें। अब यहाँ पर तो लोग बुरा भी मान जाते हैं ना डॉक्टर साहब, आप किसी को समझाने जाएं वो कहते हैं हम खाते पीते घर के हैं, आपको क्या प्रॉब्लम है, आप खुद तो सूखे हैं, आपको क्या मसला है, हम अपनी खानदान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम बहुत खाते पीते घर आने से। तो फिर अब ये बात भी हो जाती है, तो फिर हम किस तरह से जो है, हमारा फर्ज है समझाना। बाद लोग आते हैं, मैं जीरियाट्रिशियन भी हूँ, तो कहते हैं हमारे माँ बाप खाना नहीं खा रहे, तो मोटे होते हैं, तो मैं कहता हूँ अच्छा नहीं खा रहे। बिल्कुल। अच्छा, बाद में मजाक में भी बोलता हूँ, नाराज हो जाते हैं, कैसे डॉक्टर साहब आपने बोल दिया। मैंने देखा आपका जो इनका मोटापा है ना, इनको नुकसान करेगा ना, इनकी इतनी चर्बी है कि अगर कम खा रहे हैं ना तो लेट देम ईट लेस, व्हाई डू यू वांट देम टू ईट मोर, और चर्बी जमा होगी। बिल्कुल। वो ये कहते हैं कि मैदे का मुंह भी बहुत ज़्यादा खुल जाता है, जिसकी वजह से फिर भूख बहुत लगती है। उन्होंने एक आदत बना ली होती है, जिस हिसाब से वो इनटेक कर रहे होते हैं सब चीज़ों का, तो फिर वही रूटीन बन जाता है। एक आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है ना, अपार्ट फ्रॉम मीनिंग उसको छोड़ें, अगर आप खाना कम खाएं ना पेट सुकर जाता है जी, मैदा सुकर जाएगा ना, जी। तो इंसान खा ही नहीं सकता ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे इतनी लंबी चौड़ी सर्जरी कराएं, गैस्ट्रिक स्लीव रिडक्शन, गैस्ट्रेक्टोमी, इससे अच्छा आदमी खाना कम करके ही अपना मैदा छोटा कर ले। तो लेकिन ये सारे नफ्स के कंट्रोल की बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। मैंने ऐसे लोग देखे हैं जिन्होंने अपनी सर्जरी कराई हुई है, वापिस मोटे के मोटे, उनको कंट्रोल ही नहीं होता, थोड़ा थोड़ा खाते ही जाते, मीठा इतना खाते हैं कि फिर वो सारा उल्टा हो जाता है। ओके। तो ये जो आपने सर्जरी का जिक्र किया, ये जो मोटे लोग मोटापे से बचना चाहते हैं वो करवाते हैं? वो करवाते हैं। ठीक है। तो आप स्टमक को छोटा कर दीजिए, मेरी टाई है ना, आपने आपने इसको बहुत छोटा कर दिया, आप खाना कितना खाएगा, ये अटक जाएगा, मीनिंग आगे मीनिंग खाना खा नहीं सकता ज़्यादा। ओह माय गॉड। तो खुद ही खाना कम हो जाता है। लेकिन उस सर्जरी के भी बड़े मसाइल हैं। हाँ, डंपिंग सिंड्रोम, अर्ली लेट, दिस दैट, बड़े मसाइल हैं सर्जरी के। ओह माय गॉड। हाँ, लोग समझते तो नहीं, फिर बाद में फेस करना पड़ता है इनको बाद में। और ये जो इस तरह की चीज़ें होती हैं हमें बड़ा अट्रैक्ट करती हैं कि हम ये चीज़ करवा लें, या ये वो फला सर्जरी करा लें, फला सर्जरी करा लें, हम जो है वो खूबसूरत हो जाएंगे, या फिर हमारा जो वेट नहीं बढ़ेगा। तो उसके बाद जो डॉक्टर साहब ने बताया कि साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं। बाज़ जगह लाइपोसक्शन हुआ बाज़ अस्पतालों में, और बाज़ डर्माटोलॉजिस्ट ने किया जिनका नॉलेज नहीं थी, अमवात हुई अस्पतालों में लाइपोसक्शन में। ओके। तो लोग गलत काम भी करते हैं, जिस चीज़ की ट्रेनिंग नहीं होती वो कर गुजरते हैं, और बंदा वो खूबसूरत होने के चक्कर में अपनी जान गंवा बैठता है। अपनी जान गंवा बैठते हैं। हमने आज जो है वो बहुत सारी बीमारियों पर डिस्कशन किया, करने का मकसद यही था कि आप लोगों को अवेयरनेस फराहम हो सके। एक अमूमन खुसूसी टॉपिक लगा के आप लोगों से बात करना, मेरी ये बात कोशिश होती है कि मैं कुछ इस तरह से सारी बातें एक ही सेगमेंट में कर लूँ, ताकि जो भी जिसको कोई ना कोई प्रॉब्लम, हमारे यहाँ तो होता है किसी को शुगर है, किसी को ब्लड प्रेशर है, किसी ना किसी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सॉल्यूशन मिल जाए। यहाँ पर टाइम हो गया पहले सेगमेंट का ख़त्म। डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो आपसे फिर मुलाकात हो। इंशाल्लाह।
नाज़रीन यहाँ पर टाइम हो गया न्यूज़ ब्रेक का, आप लोगों ने कहीं जाना नहीं है, देखते रहिए मेट्रो वन न्यूज़।